अरे नमस्ते। स्टोरी सूत्रा पर आपका स्वागत है। यहाँ हम करते हैं एक बहुत ही सरल काम। किताबों की कहानियाँ बताते हैं और हर कहानी में एक सूत्र ढूंढते हैं, एक ऐसा सूत्र जो आपके जीवन को बदल सकता है। यानी स्टोरी सूत्रा इज इक्वल्स टू कहानियाँ प्लस सूत्र प्लस बदलाव। चाहे आप ज़िंदगी समझना चाहते हो या खुद को बेहतर बनाना चाहते हो, यहाँ आपको सब मिलेगा। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। और चलिए आज की कहानी सुनते हैं, क्योंकि हर कहानी एक सूत्र है। चलो। क्या आपने कभी सोचा है कि हर इंसान किताबें क्यों नहीं पढ़ता? और जो पढ़ते हैं वो भी जिंदगी के हर मोड़ पर किताबें क्यों नहीं उठाते? साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का किताबों की तरफ झुकना कोई इत्तेफाक नहीं है। जब हमारी असली जिंदगी में हकीकतें बोरिंग होने लग जाती हैं, या जब हमारा दिमाग हकीकत की सीमाओं को तोड़कर कुछ ऐसा सोचना चाहता है जो इस साधारण दुनिया में मुमकिन ही नहीं है, तब हमारे अंदर एक इमेजिनेशन की भूख जागती है। हम एक ऐसी समांतर दुनिया या फिर पैरेलल यूनिवर्स ढूंढने के लिए निकलते हैं, जहां हम खुद को एक खोजकर्ता, एक जासूस या एक राजा के रूप में देख सके। लेकिन सवाल यह है, जब वो भूख जागती है तो कोई पाठक अपने जीवन की पहली किताब के रूप में किसी खास लेखक को ही क्यों चुनता है? वैज्ञानिक इसके पीछे एक कॉग्निटिव रेजोनेंस का सिद्धांत बताते हैं। यानी आपका दिमाग जिस फ्रीक्वेंसी में सोच रहा होता है, जब ठीक उसी फ्रीक्वेंसी की कोई किताब आपको मिलती है तो वो आपको अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन मुझे लगता है कि यह सिर्फ साइंस नहीं है, बल्कि यह फेट या भाग्य भी है। यह किताब का पाठक को चुनना भी है। मेरे लिए मेरे उस काल्पनिक यात्रा को शुरुआत करने वाले और मुझे पहली बार शब्दों की जादुई दुनिया से रूबरू करने वाले लेखक थे डैन ब्राउन। उनकी लिखी लाइनें सिर्फ कहानियां ही नहीं थी, वह इतिहास, कला और रहस्य का एक ऐसा कॉकटेल थी जिसने मेरे सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। और आज मैं आपको उसी सफर पर ले जाने के लिए आया हूँ जिसने इतिहास की सबसे बड़ी डिबेट को जन्म दिया, जिसका नाम है द विंची कोड। हमारी कहानी शुरू होती है पेरिस से। रात के ठीक 10:46। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम यानी लुर्वे के गलियारे आज कला की जगह किसी कब्रखाह जैसे खामोश हैं। म्यूजियम के बूढ़े क्यूरेटर जैक सीनियर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। उनके ठीक पीछे एक साया है, एक बेहद लंबा सफ़ेद रंग का साधु, अल्बिनो मॉन्क, जिसका नाम सिलास है, और उसके हाथ पर एक बंदूक है। सीनियर दीवार में एक विशाल पेंटिंग खींचते हैं, जिससे म्यूजियम का भारी लोहे का सिक्योरिटी गेट तेजी से नीचे गिर जाता है। धड़ाक! वह बच तो गए, लेकिन अब वह पिंजरे में कैद हैं। साइलस लोहे की ग्रिल के पास आता है और एक ठंडी मुस्कान हंसता है और गेट के पार से सीधे सीनियर के पेट पर गोली मार देता है। साइलस को एक राज चाहिए था, एक ऐसा राज जो एक गुप्त संस्था पेरी ऑफ सायन से जुड़ा हुआ है। मौत के सामने खड़े होकर भी सीनियर ने उस सच को बताने के लिए झूठ बोल देते हैं। साइलस वहां से गायब हो जाता है और बूढ़ा क्यूरेटर फर्श पर तड़पने के लिए अकेला छूट जाता है। लेकिन जैक सीनियर के पास जीने के लिए सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, और वह इन आखिरी लम्हों को दुआ मांगने में नहीं बल्कि एक कोड छोड़ने में बिताते हैं जो दुनिया को हिलाकर रख देगा। यह समझाने के लिए कि आगे क्या हुआ, हमें डैन ब्राउन के उपन्यास के पहले पन्ने पर जाना होगा, जहां सिर्फ एक शब्द लिखा है, फैक्ट या तथ्य। यहाँ पर पियरी ऑफ सायन के बारे में लिखा गया है, जो 1099 में बनाई गई यूरोप की एक वास्तविक सीक्रेट सोसाइटी है। और साल 1975 में पेरिस की बिब्लियोथेक नेशनले में कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिससे पता चला कि सर आइजैक न्यूटन, विक्टर ह्यूगो और खुद लियोनार्डो दा विंची इसके ग्रैंड मास्टर यानी मुखिया थे। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो रॉबर्ट लैंगटन की। वह पेरिस में ईसाई कला में छिपे प्राचीन सिंबल्स पर लेक्चर देने के लिए गए हुए हैं। तभी फ्रेंच पुलिस उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। क्यूरेटर का कत्ल हो चुका है और मरने से पहले उन्होंने फर्श पर अपने ही खून से रॉबर्ट लैंगटन का नाम लिखा है। जब लैंगटन क्राइम सीन में पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ एक लाश नहीं बल्कि एक कला का खौफनाक नमूना था। जैक सीनियर ने मरने से पहले अपने सारे कपड़े उतार दिए थे और अपने शरीर को ठीक उसी तरह 5 कोनों वाले तारे या 5 पॉइंटेड स्टार के आकार में फैला लिया था, जैसे द विंची की मशहूर पेंटिंग विटुमियन मैन में दिखाया गया है।
उसकी लाश के बगल में एक खास अदृश्य शाही से कुछ नंबर्स और कविता की 2 लाइनें लिखी थी। वे नंबर्स थे 13, 3, 2, 21, 1, 1, 8, 5 और लिखा हुआ था ओ डेकोरियन डेविल ओ लेम सेंट। इसका क्या मतलब था? तभी वहाँ एंट्री होती है सोफी नेफ्यू की, जो फ्रेंच पुलिस की एक बेहतरीन क्रिप्टोलॉजिस्ट या कोड डिकोडर भी हैं और इत्तेफाक से वह सीनियर की पोती भी हैं। वह इन नंबर्स को देखते ही पहचान जाती हैं कि यह गणित की मशहूर फेबोनाची सीरीज़ है। यह नंबर्स आगे पीछे लिखे हुए थे। यह सोफी के लिए इशारा था कि बगल में लिखी कविता असल में एक एनाग्राम है, यानी कि अक्षरों को आगे पीछे करके छुपाया हुआ एक गुप्त संदेश है। जब लैंगटन और सोफी उन अक्षरों को सही क्रम में लगाते हैं तो असली संदेश सामने आता है। लियोनार्डो दा विंची, मोनालिसा। यहीं से यह कहानी एक मर्डर मिस्ट्री से बदल के इतिहास की सबसे बड़ी साजिश में तब्दील हो जाती है। आखिर उस क्यूरेटर ने मरने के लिए दा विंची का ही सहारा क्यों लिया? क्योंकि डैन ब्राउन के मुताबिक दा विंची सिर्फ एक पेंटर नहीं थे, वो पेयरी ऑफ साइन के मुखिया भी थे। वह एक ऐसा सच जानते थे जो अगर सामने आ जाए तो इतिहास बदल जाएगा। तो आइए उन ऐतिहासिक तथ्यों पर नजर डालते हैं जिन्हें डैन ब्राउन ने इस कहानी में पिरोया है। द सीक्रेट फेमिनिन। इसको हम ऐसे समझते हैं कि सबसे पहले हम प्राचीन अवधारणा सुनेंगे, फिर इतिहास में इसकी जगह सुनेंगे और चर्च ने प्रतिक्रिया करके इसे कैसे बदल दिया इसके बारे में जानेंगे। जैसे देवी आइसिस, इसको प्राचीन इतिहास में प्रकृति उर्वरता या स्त्री की देवी शक्ति के रूप में पूजा जाता था, परंतु चर्च ने इसे पुरुष प्रधान सत्ता स्थापित करने के लिए दबा दिया। ऐसे ही पेंटाग्राम, जो वीनस या शुक्र ग्रह का प्रतीक था, जो स्त्री की सुंदरता को दर्शाता था, और चर्च ने इसे शैतान का प्रतीक या डिमोनिक सिंबल बना दिया। एक सबसे बड़ी मिस्ट्री, होली ग्रेल, जिसे यह माना जाता है चर्च के द्वारा कि यह वह प्याला था जिससे जीसस ने आखिरी बार पानी पिया था, परंतु डैन ब्राउन के अनुसार यह कोई प्याला नहीं था, बल्कि जो मैरी मैगडलिन थी उनका प्रतीक चिन्ह था। डैन ब्राउन का मुख्य तर्क, शुरुआती चर्च ने सत्ता और नियंत्रण बनाए रखने के लिए इतिहास से स्त्री की देवी शक्ति के वजूद को पूरी तरह मिटाने की कोशिश करी। मोनालिसा की पेंटिंग को ध्यान से देखिए। लैंगडन बताते हैं कि इस पेंटिंग का बैकग्राउंड दोनों तरफ से बराबर नहीं है। बाईं तरफ का हिस्सा दाईं तरफ से थोड़ा नीचे है। इतिहास में बायां हिस्सा स्त्री या फीमेल का प्रतीक माना जाता है और दायां हिस्सा पुरुष का। दा विंची ने जानबूझ के महिला वाले हिस्से को थोड़ा नीचे बनाया, जो इस बात का गुप्त इशारा था कि समाज में महिलाओं को दबाया जा रहा है। यहाँ तक कि मोनालिसा का नाम भी एक कोड है। प्राचीन मिस्र के पुरुष के देवता एमोन और महिलाओं की देवी थी आइसिस। उन्होंने पुराने समय में इलीसा कहा जाता था, एमोन इलीसा यानी कि मोनालिसा। यह पेंटिंग सिर्फ एक औरत ही नहीं बल्कि पुरुष और स्त्री की ऊर्जा के एक होने का प्रतीक है। लुर्वे म्यूजियम के अंदर वक्त तेजी से निकलता जा रहा है। फ्रेंच पुलिस को लगता है कि कातिल रॉबर्ट लैंगटन ही है, लेकिन सोफी जानती हैं कि वो बेगुनाह है। पुलिस के हाथों पकड़े जाने से पहले उन्हें अगले सुराग तक पहुंचना होगा। मोनालिसा की पेंटिंग के शीशे पर उन्हें एक छुपा हुआ मैसेज मिलता है, जो उन्हें दा विंची की एक और पेंटिंग की तरफ ले जाता है, द मेडोना ऑफ रॉक्स। और उसी पेंटिंग के फ्रेम के पीछे उन्हें मिलती है एक चाबी, एक भारी पीतल की चाबी, जिसमें लिखा है PS यानी कि पायरी ऑफ सायन। यह चाबी स्विस बैंक के गुप्त लॉकर की है, जिसके अंदर बंद है लियोनार्डो दा विंची का बनाया हुआ एक अनोखा यंत्र क्रिप्टेक्स, एक ऐसा पोर्टेबल वॉल्ट जिसके अंदर होली ग्रेल का सबसे बड़ा राज छिपा हुआ है। अगर किसी ने इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की तो इसके अंदर रखी सिरके की शीशी टूट जाएगी और सारा राज हमेशा के लिए मिट जाएगा। अब खेल शुरू हो चुका है और हार्वर्ड का प्रोफेसर, एक कोड डिकोडर लड़की, एक कातिल साधु और 2000 साल पुराना वो राज, जिसे छुपाने के लिए कई कत्ल हुए। क्या लैंगटन इस कोड को क्रैक कर पाएंगे? आइए देखते हैं। म्यूजियम से बचकर भागने के बाद रॉबर्ट लैंगटन और सोफी नेफ्यू उस रहस्यमयी चाबी को लेकर ज्यूरिख डिपॉजिट बैंक में पहुंचते हैं। जब वे सीनियर का गुप्त अकाउंट नंबर डालते हैं तो उन्हें एक रोबोटिक आर्म के जरिए एक भारी शीशम की डिब्बी बाहर आती है। इसे खोलते ही लैंगटन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अंदर रखा है एक क्रिप्टेक्स। यह कोई आम डब्बा नहीं है, यह दा विंची के स्केच में बनाया गया एक सुरक्षा वॉल्ट है। संगमरमर के बीच 5 सिलेंडरों पर अंग्रेजी के अक्षर लिखे हैं। अगर आप यही 5 अक्षर का पासवर्ड जानते हैं तो यह खुल जाएगा, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती तोड़ने की कोशिश करेंगे तो जो अंदर मौजूद विनेगर की कांच की शीशी टूट जाएगी और सिरका तुरंत पेपिरस के कागज़ को गला देगा जिस पर असली राज लिखा हुआ है। तभी बैंक के मैनेजर ने उन्हें धोखा दे देता है और पुलिस वालों को बुला लेता है। पुलिस वाले बैंक को घेर चुके हैं। लैंगटन और सोफी किसी तरह बैंक के बख्तरबंद ट्रक को चुराकर वहां से भागते हैं।
अब उन्हें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इस क्रिप्ट टेक्स्ट को खोलने का पासवर्ड जानता हो, एक ऐसा शख्स जो होली ग्रेल की खोज में पागल हो चुका हो, और ऐसा शख्स था सर ली टिबिन। ली टिबिन ब्रिटेन के शाही इतिहासकार और होली ग्रेल के मामले में के सबसे बड़े जानकार थे। जब लैंगटन और सोफी आधी रात को उनके महल का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो टिबिंग को यकीन नहीं होता कि इतिहास का सबसे बड़ा राज उसके ड्राइंग रूम में रखा है। लेकिन टिबिंग कहते हैं, रॉबर्ट, तुम एक ग्रेल को एक कप समझ रहे हो, यही चर्च का सबसे बड़ा धोखा है। टिबिंग उन्हें लियोनार्डो दा विंची की सबसे महान पेंटिंग द लास्ट सफर दिखाते हैं। टिबिंग स्क्रीन पर इशारा करते हैं जिसमें जीसस के दाहिने हाथ की तरफ जो शख्स बैठा हुआ है उसे ध्यान से देखिए, कहते हैं। चर्च कहता है कि वह सेंट जॉन है, लेकिन उसकी बनावट, उसके नाजुक हाथ और उसके चेहरे के हाव भाव, यह कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है, मैरी मैगडलीन। पेंटिंग में जीसस और मैरी के बैठने के तरीके को देखिए। दोनों के शरीर मिलकर एक अंग्रेजी का अक्षर वी बना रहे हैं। प्राचीन सिंबोलॉजी में वी का मतलब होता है एक प्याला, गर्भ या स्त्रीत्व का प्रतीक। टिबिंग का जो ऐतिहासिक दावा था उसके अनुसार होली ग्रेल कोई मिट्टी या सोने का प्याला नहीं है। होली ग्रेल खुद मैरी मैगडलीन थी। वह जीसस क्राइस्ट के बच्चे की माँ बनने वाली थी और जीसस का शाही खून या रॉयल ब्लड लाइन उनके गर्भ में था, जिससे फ्रांसीसी भाषा में संग्रियल कहा जाता है, जो बाद में बदलकर सैन ग्रेल या होली ग्रेल बन गया। तभी महल की खिड़की टूटती है और वहीं अंधा शिकारी साइलस टिबिंग के महल पर हमला कर देता है। लेकिन टिबिंग का वफादार नौकर रेमी और लैंगडन मिलकर साइलस को बेहोश कर देते हैं। फ्रेंच पुलिस महल के गेट पर पहुंचती है। अब बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, टिबिंग का प्राइवेट जेट। वे सब लंदन के लिए उड़ान भर लेते हैं। हवा में उड़ते हुए लैंगटन क्रिप्टेक्स के भारी डब्बे को खोलने का पासवर्ड ढूंढ लेते हैं। उसका पासवर्ड का जवाब था सोफी का नाम, SOPHIE। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उस बड़े क्रिप्टेक्स के अंदर एक और छोटा क्रिप्टेक्स निकलता है। उसके ऊपर एक और पहेली लिखी हुई थी जो लंदन के टैपल चर्च की तरफ इशारा करती है। टैपल चर्च, जिसे नाइट्स टेम्पलर के नाम से भी जाना जाता है, और नाइट्स टेम्पलर ने बनाया था, जो सर्दियों तक ग्रेल के रक्षक थे। लेकिन वहां पहुंचते ही कहानी में एक नया खौफनाक ट्विस्ट आता है। टिबिंग का वफादार नौकर रेमी असल में उस सीक्रेट मास्टर का आदमी निकलता है जो इस पूरी साजिश के पीछे से चला रहा है। रेमी टिबिंग को किडनैप कर लेता है और क्रिप्टेक्स को छीन लेता है, लेकिन इसके तुरंत बाद वह रहस्यमयी मास्टर जहर देके रेमी को भी मार देता है। साइलस को भी पुलिस कस्टडी में गोली मार दी जाती है। अब सिर्फ एक आखिरी सुराग बचा है, एक छोटे क्रिप्टेक्स पे लिखा, एक शूरवीर जिसे एक पोप ने दफनाया था। लैंगटन को समझ में आता है कि यह चर्च के पोप की बात तो नहीं हो रही है, यह बात हो रही है एक महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन की, जिन्हें मशहूर कवि अलेक्जेंडर पोप ने दफनाया था। जब लैंगटन न्यूटन की कब्र पर पहुंचते हैं तो वहां अंधेरे में उनका कोई इंतजार कर रहा है, और यह कोई और नहीं, खुद सर ली टिबिंग है। हाँ, यही वह मास्टर है जिसने सीनियर का कत्ल करवाया था, जिसने रेमी को जहर दिया था, और यही वो शख्स थे जो इस राज को दुनिया के सामने लाकर चर्च को पूरी तरह बर्बाद करना चाहते थे। टिबिंग लैंगटन पर बंदूक तान देते हैं और कहते हैं कि इस आखिरी क्रिप्टेक्स को खोलो रॉबर्ट, वरना मैं सोफी को गोली मार दूंगा। लैंगटन क्रिप्टेक्स को हवा में उछाल देते हैं। टिबिंग बंदूक छोड़कर उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। क्रिप्टेक्स फर्श पर गिर जाता है और सिरके की शीशी टूट जाती है। टिबिंग रोने लगते हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा राज हमेशा के लिए नष्ट हो गया। लेकिन लैंगटन मुस्कुराते हैं, उन्होंने उसे हवा में उछालने से पहले ही खोल लिया था, और पासवर्ड था APPLE, यानी कि एप्पल, सेब, जिसने न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का पाठ पढ़ाया था। लैंगटन ने असली कागज अपनी जेब में छुपा लिया था। थोड़ी देर में वहां पुलिस पहुंच जाती है और टिबिंग को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। क्रिप्टेक्स के अंदर जो नक्शा था वह लैंगटन और सोफी को स्कॉटलैंड के रोसलिन चैपल ले आता है। इसे सिंबल्स का गिरजाघर भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत ढेर सारे सिंबल्स की नक्काशी गिरजाघर में की गई थी। वहाँ पहुंचकर सोफी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच पता चलता है। जैक सीनियर उसके दादा नहीं थे, उन्होंने सोफी को सिर्फ पाला था। सोफी की कार दुर्घटना में मारी गई फैमिली असल में मरी नहीं थी, बल्कि उन्हें छुपाया गया था। सोफी की दादी और उसका छोटा भाई आज भी जिंदा हैं और इसी चैपल की रखवाली कर रहे हैं। और हाँ, सोफी खुद भी कोई साधारण लड़की नहीं है, वह मैरी मैगडलीन और जीसस क्राइस्ट की आखिरी जीवित वंशज है। जी हाँ, वह
जीसस क्राइस्ट और मैरी मैगडलीन की आखिरी जीवित वंशज है। वह खुद होली ग्रेल की चलती फिरती मिसाल है। सीनियर ने अपनी पूरी जिंदगी सोफी के इस खून के रिश्ते को वेंटिकन में छुपाने में लगा दी थी। कहानी का अंत पेरिस में होता है। लैंगडन को आखिरी पहेली का मतलब समझ में आ जाता है। होली ग्रेल प्राचीन तारों के नीचे आराम करती है और महान कलाकारों के खूबसूरत कामों से घिरी है। वह होटल के बाहर भागते हैं, लेकिन पेरिस की सड़कों पर चलते हुए वह लूव्रे म्यूजियम के उसी ग्लास पिरामिड के सामने आ जाते हैं। लेकिन वह ऊपर नहीं देखते, वह नीचे देखते हैं, जहां जमीन के अंदर एक और छोटा उल्टा कांच का पिरामिड बना हुआ है, या फिर इन्वर्टेड पिरामिड बना हुआ है, जो एक बार फिर वी यानी स्त्री के गर्भ का प्रतीक है। दुनिया जिसे सदियों से जंगलों, पहाड़ों और चर्चों में ढूंढ रही थी, वह होली ग्रेल पेरिस के बीचों बीच दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम के नीचे लावारिस पत्थरों के आगोश में सो रही है, जिसके ऊपर से हर रोज लाखों लोग गुजरते हैं, अनजान, बेखबर। रॉबर्ट लैंगटन उस पिरामिड के नीचे घुटनों के बल बैठ जाते हैं और यह समझ जाते हैं कि इतिहास जीवित है, राज सुरक्षित है और दा विंची का कोड आखिरकार सुलझ चुका है। और वह राज था कि होली ग्रेल एक प्याला नहीं बल्कि एक ब्लड लाइन है, जीसस क्राइस्ट की ब्लड लाइन। तो दोस्तों, आज का हमारा यह रहस्यमय सफर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है इतिहास, सीक्रेट सोसाइटीज और प्रतीकों की इस दुनिया ने आपको भी उतना ही रोमांचित किया होगा जितना मुझे किया था। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपकी बारी है। मुझे नीचे कमेंट्स में यह जरूर बताइए कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा और क्या आपको उन रहस्यों के बारे में पहले से पता था। और हाँ, अगला वीडियो आप किस नॉवल या रहस्य पर देखना चाहते हैं, कमेंट में अपनी चॉइस लिखना मत भूलना। या फिर क्या आप चाहते हैं कि हम डैन ब्राउन के सारे नॉवेल्स जैसे कि एंजल्स एंड डीमंस, इन्फिनोस एक्सेट्रा, ये सभी एक एक करके पूरी तरह कवर करें। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और एक ऐसी ही थ्रिलिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारा अगला रहस्यमय वीडियो जब भी आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में बज जाए। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खोजते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।